हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर की बहुत ही फेमस कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जिसको लगभग 1596 में पब्लिश किया गया था और जिसकी सेटिंग रखी गई है वेनिस में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस को। तो ये कहानी है दो दोस्त यानी बसेनियो और एंटोनियो की, जिसमें बसेनियो बेलमोंट की रहने वाली बहुत ही खूबसूरत अमीर लड़की पोर्शिया से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास पैसों की कमी है, जिसको लेकर वो अपने दोस्त एंटोनियो से 3000 ड्यूकेट्स वेनिस की करेंसी है, तो 3000 ड्यूकेट्स की मांग करता है। लेकिन एंटोनियो के पास अभी पैसे नहीं हैं क्योंकि उसके पानी के जहाज फिलहाल समुद्र में कहीं यात्रा पर निकले हुए हैं और एंटोनियो ने अपने सारे पैसे इन्हीं जहाजों पर लगाए हुए हैं। अब एंटोनियो उसको लेकर वेनिस के एक बड़े मनी लैंडर ज्यू शाइलोक के पास ले जाता है। दोस्तों, ज्यू यहूदी होते हैं और मनी लैंडर वो लोग जो पैसे ब्याज पर उधार देते हैं। तो एंटोनियो उसको लेकर एक बड़े ज्यू शाइलोक के पास ले जाता है, लेकिन उसने एक बड़े ब्याज की मांग कर दी। शाइलोक ने एक बड़े ब्याज की मांग कर दी एंटोनियो के बुरा भला कहने पर। उसने कहा कि चलो शाइलोक कोई ब्याज नहीं लेगा अगर एंटोनियो ने समय पर यानी 3 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दिए तो शाइलोक कोई ब्याज नहीं लेगा, लेकिन अगर टाइम पर पैसे नहीं दिए गए तो एंटोनियो को अपने शरीर से 1 पाउंड मांस कटवाना होगा। समझना कि अगर टाइम पर पैसे नहीं दिए गए तो एंटोनियो को अपने शरीर से 1 पाउंड मांस कटवाना होगा। एंटोनियो को लगता था कि जल्दी ही उसके जहाज समुद्र से वापस आएंगे और वो उसका सारा उधार चुकता कर देगा, लेकिन एंटोनियो को पता लगा कि उसके सारे जहाज समुद्र में ही कहीं खो गए हैं, जिसकी वजह से एंटोनियो समय पर पैसे नहीं दे सका और शाइलोक ने इसका मुकदमा अदालत में दायर कर दिया। अदालत में इस केस की सुनवाई चल ही रही थी, तभी वहां एक नौजवान वकील बाल्देजर अपने किलर के साथ पहुंच गया। उसने कहा कि बॉन्ड में केवल 1 पाउंड मांस का जिक्र है और इसमें ब्लड का कोई जिक्र नहीं है। ओके, तो 1 पाउंड मांस हम देंगे, लेकिन ब्लड का जिक्र चूंकि बॉन्ड में नहीं है तो मांस काटते समय ब्लड की 1 बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। एक तो ये कि ब्लड की 1 बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, ये शर्त रखी बाल्देजर ने, और दूसरी रखी कि चूंकि 1 पाउंड मांस का जिक्र है, 1 पाउंड ये एक क्वांटिटी है, 1 पाउंड मांस का जिक्र है, तो मांस ना तो 1 पाउंड से ज्यादा होना चाहिए और ना ही 1 पाउंड से कम होना चाहिए। यदि इनमें से एक भी हुआ तो फिर बाल्देजर के लिए क्या कंडीशन है, वो बाल्देजर को समझाता है कि अगर मांस 1 पाउंड से कम या ज्यादा हुआ या एक भी जो है ब्लड जो है 1 भी बूंद ब्लड की जमीन पर गिरी तो उसके लिए कंडीशंस हैं। वो एक तो ये है कि शाइलोक का धर्म बदलकर उसको क्रिश्चियन बना दिया जाएगा। हमें पता है कि वो यहूदी है, तो उसको यहूदी से क्या बना दिया जाएगा, क्रिश्चियन यानी ईसाई बना दिया जाएगा। दूसरा ये कि उसकी आधी संपत्ति उसकी बेटी जेसिका को देनी होगी। यहाँ बेटी जेसिका का जिक्र अगले सीन में करेंगे, क्योंकि यहाँ बस आप इतना समझ ले कि उसको अपनी आधी संपत्ति अपनी बेटी जेसिका को देनी होगी। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये लाइन इसका अगले सीन में हम बात करेंगे। अपनी बेटी जेसिका को आधी संपत्ति देनी होगी, और होता यह है कि शाइलोक अपना केस हार ही जाता है और नियम के अनुसार उसकी आधी प्रॉपर्टी उसकी बेटी जेसिका को दे दी गई और उसका धर्म बदलकर उसको क्रिश्चियन बना दिया गया। केस फाइनल होने के बाद एंटोनियो बसेनियो और उनका एक दोस्त अपने वकील से मिले और वकील से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन अभी उनके पास वकील को देने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे।
इनके बीच डिस्कस चल ही रहा था कि बाल्देजर जो वकील है बाल्देजर, उसकी निगाह बसैनियो की उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। बाल्देजर ने उससे उस रिंग की मांग कर दी। बसैनियो ने काफ़ी मना किया, लेकिन चूंकि आज बाल्देजर ने ही उनके जो है दोस्त एंटोनियो को बचाया था, इसलिए ज़्यादा मना ना कर सका और अपनी रिंग उतार कर बाल्देजर को दे दी। ओके, बसैनियो के साथ में एंटोनियो भी है और एक दोस्त है ग्रेशियानो। ग्रेशियानो ने अपनी रिंग उतार कर, दोस्तों ये रिंग वाला सीन आपको याद रखना है, बसैनियो ने बाल्देजर को रिंग दी है और ग्रेशियानो ने बाल्देजर के किलर को अपनी रिंग दे दी। ये सीन आपको याद रखना है, इसकी बात हम अगले सीन में भी करेंगे। और इस रिंग के सीन को पूरा कर कर ये लोग खुश होते हैं। उधर बाल्देजर, चूंकि बाल्देजर जो कहाँ से बताया था, पैडवा से बताया था, तो वो भी पैडवा से, तो वो फर्जी नाम था, इमेजिनेशन थी केवल, तो वो असल में पोर्शिया थी। तो बाल्देजर कहाँ पहुंच गया, बेलमोंट चला गया। और ये लोग भी अब चूंकि ये शादी की तैयारी में लगे हुए थे बसैनी और ग्रेशियानो, तो इन्हें दोबारा से अपने उसी काम में लगना होगा। तो ये अपने दोस्त एंटोनियो को लेकर वेनिस पहुंच गए और पोर्शिया व उसकी फ्रेंड नेरिसा से केस के बारे में बात करने लगे। ओके, अब वहां पर बेलमोंट में जाकर केस की सारी बातें हो रही हैं। ये डिस्कस चल ही रहा था कि पोर्शिया की नज़र बसैनियो की खाली उंगली पर पड़ी, जिसको लेकर पोर्शिया ने काफ़ी उदासी जाहिर की। फिर बसैनियो ने उसको कोर्ट का सारा माजरा समझाया कि किस तरह से उसने अपनी रिंग एक वकील को दे दी है और कहा कि आज तो हम केस हारने ही वाले थे, लेकिन अचानक किसी बाल्देजर नामक वकील के आने पर उनकी आज जान बच गई और ना चाहते हुए भी बसैनियो को रिंग उसको देनी पड़ी। बसैनियो के लेकिन यहाँ पोर्शिया ने कहा कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और ज़रूर तुमने अपनी ये रिंग किसी दूसरी औरत को दी है, किसी दूसरी लेडीज़ को दे दी है। ओके, दूसरी ओर जो पोर्शिया की फ्रेंड है नेरिसा, वो भी ग्रेशियानो को कह रही है कि तुमने भी अपनी रिंग किसी दूसरी औरत को दे दी है, तुम झूठ बोल रहे हो कि कोई वकील था, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये वहाँ पे काफ़ी जो है ये अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं पोर्शिया और नेरिसा। अब यहाँ पर बसैनियो को परेशान होता देख पोर्शिया उसको सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई बाल्देजर नहीं था और ना ही वो कोई उसका क्लर्क था, बल्कि बाल्देजर खुद पोर्शिया थी और उसका क्लर्क नेरिसा थी। ओके, तो यहाँ पर सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है और यहाँ पर दोनों खुश होते हैं और अपनी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। एक और सीन की बात करते हैं कि दूसरी ओर पोर्शिया के फादर, अब यहाँ बात चलिए बेलमोंट की, सीन बेलमोंट में है कि पोर्शिया के फादर ने मरने से पहले अपनी बेटी पोर्शिया की शादी के लिए 3 कास्केट बॉक्स को बोलते हैं, 3 कास्केट बनाए हुए थे। उनमें से एक सोने का बना हुआ था, दूसरा सिल्वर का बना हुआ था और एक लेड का बना हुआ था। लेड वाले कास्केट में पोर्शिया की फोटो रखी गई थी और ये शर्त थी कि जो कोई भी लेड यानी कांसे का बॉक्स चुनेगा, पोर्शिया की शादी उसी से की जाएगी। बहुत से राजकुमारों ने इसके लिए अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन वो नाकाम रहे। बहुत सारे राजकुमार वहां पर आए, जिनमें से 2 का जिक्र हम करते हैं। जैसे कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आए तो उन्होंने सोने का कास्केट चुन लिया। दूसरी ओर प्रिंस ऑफ अरेगन आए, जिन्होंने सिल्वर का बॉक्स चुना। इस सब को लेकर पोर्शिया काफी उदास है। वो अपनी फ्रेंड नेरिसा को बता रही है कि जितने भी राजकुमार अब तक कास्केट को चुनने के लिए आए हैं वो किसी में भी अट्रैक्टिव नहीं है, कोई भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन नहीं दे सका, इसीलिए वो काफी उदास है। उसकी इस परेशानी को लेकर नेरिसा एक नाम उसको सजेस्ट करती है कि एक और प्रिंस है बसैनियो, काफ़ी प्रिंस तो नहीं है लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है। ओके, तो उसको बसैनियो का नाम सजेस्ट करा देती है। बसैनियो भी बेलमोंट पहुंच जाते हैं और वहां अपना लक आजमाते हैं। ये जो दोस्तों सीन चल रहा है ये रिंग वाले सबसे पहले चल रहा है, ठीक है, वो हमने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अब सीन के अंदर जो सीन आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर बसैनियो भी आते हैं, अपने लक को आजमाते हैं और किसी तरह से सही कास्केट यानी लेड का जो बॉक्स है उसको चुन लेते हैं। उसमें पोर्शिया की फोटो होती है और यहाँ
बसैनियो को देखकर पोर्शिया भी खुश नजर आती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से बात पक्की है। अब इन दोनों की शादी होती है जिसमें एक रिंग पोर्शिया बसैनियो को पहनाती है। तो यहाँ पर आपको वहीं पहुंच जाना है उसी सीन पर जो मैं आपको बता रहा था, रिंग। तो ये रिंग यहाँ से आई थी। अब इन दोनों की, चूंकि उसने तो कास्केट सही चुन लिया बसैनियो ने, अब उसको शादी करनी है और पोर्शिया भी उसके साथ में काफी खुश है। तो पोर्शिया यहाँ पर एक रिंग बसैनियो को पहना देती है और कहती है कि किसी भी हाल में इस रिंग को अलग नहीं करना, हमेशा इस रिंग को, इस अंगूठी को अपने साथ रखना है। जब बसैनियो ग्रेशियानो बेलमोंट में अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तभी एक लेटर एंटोनियो की तरफ से, अब आपको जानना है कि एंटोनियो वेनिस में टिका हुआ था, एंटोनियो की तरफ से एक लेटर बसैनियो को पहुंचता है जिसमें 1 पाउंड मांस की बात की गई है। अब बसैनियो को किसी भी तरह वेनिस में वापस आना होगा। पोर्शिया उसकी परेशानी को समझ गई, क्योंकि उसने अचानक सब कुछ कहा कि मुझे जाना है, मेरे साथ मुश्किल है, ये सब चीजें पोर्शिया समझ गई और उसने बसैनियो को इतने पैसे दे दिए कि उसका सारा कर्ज, सारा नहीं बल्कि डबल कर्ज भी चुकाया जा सकता था। इतने पैसे पोर्शिया ने बसैनियो को दे दिए। बसैनियो ने वेनिस पहुंचकर शाइलोक के सामने हाथ जोड़े, उसके सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मेरे दोस्त को माफ कर दो, इसके बदले चाहे डबल कीमत ले लो, क्योंकि अब एंटोनियो की बेबसी, उसकी परेशानी देखी नहीं जाती थी और उसको बस लगता था कि जल्लाद आता ही होगा और उसका मांस काट डालेगा। लेकिन शाइलोक तो बस 1 ही पाउंड मांस लेने की जिद पर अड़ा हुआ था। इसके पीछे वो अपना बदला लेना चाहता था। एक तो ये कि वो एक क्रिश्चियन था और उसकी बेटी को लेकर भाग गया है। एक तो ये है कि शाइलोक तो क्या था, शाइलोक तो जीव था। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि शाइलोक ऐसे क्यों कर रहा है, इसके पीछे कई वजह हैं। ओके, एक तो ये है कि शाइलोक जीव है, हमें पता है कि शाइलोक क्या यहूदी है, जीव है, और ये सब लोग क्या, एंटोनियो, चाहे ग्रेशियानो, चाहे लोरेंजो, चाहे बसैनियो, सब लोग क्रिश्चियन हैं। तो एक तो ये है कि जो एंटोनियो है वो भी लोगों को पैसे उधार देता है और शाइलोक भी उधार देता है। ठीक है, लेकिन शाइलोक लोगों से पैसे ब्याज पर भी ले लेता है, यानी ब्याज पर पैसे देता है, और एंटोनियो वैसे ही बिना ब्याज के पैसे दे देता है। तो इससे फर्क पड़ता है शाइलोक के कारोबार पर। एक तो वजह हो गई है। दूसरी बात, शाइलोक यहूदी है और एंटोनियो ये सब क्या, क्रिश्चियन है। अब एक एंटोनियो का दोस्त है लोरेंजो, लोरेंजो भी क्रिश्चियन है और इसकी बेटी है जेसिका। हम अभी इसका जिक्र करें, जो अभी हम बात कर रहे थे ना आधी संपत्ति की, तो इसकी बेटी है जेसिका। जेसिका भी क्या है, एक यहूदी है। तो एंटोनियो का दोस्त लोरेंजो इसकी बेटी को लेकर भाग गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक क्रिश्चियन एक यहूदी की बेटी को लेकर भाग गया। एक बात तो ये, दूसरी बात इसी के साथ ये जुड़ी हुई है कि वो उसकी बहुत सारे पैसे लेकर भी भाग गया। ओके, तो ये सब चीजें हैं जिसको लेकर शाइलोक एंटोनियो से बदला लेना चाहता है। ओके, शाइलोक किसी हठधर्मी पर अड़ा रहा कि उसको सिर्फ 1 पाउंड मांस चाहिए। तो इससे परेशान होकर पोर्शिया को खुद ही कोर्ट में आना पड़ा। पोर्शिया, अब जो वो बाल्देजर वकील आया था, वो खुद पोर्शिया ही थी जो बाल्देजर का रूप लेकर आ गई थी, और वो नेरिसा थी जो उसका किलर का रूप धारण किए हुई थी। ओके, समझ आ गया सीन पूरी तरह से। कोर्ट में कौन आया, रिंग का सारा सीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सीन है जो हम बात कर रहे हैं। एक और एंटोनियो का फ्रेंड, जो उसकी बेटी का, जो हम बात कर रहे थे कि आधी संपत्ति उसको देनी होगी, तो वो क्या था, इसको देखते हैं कि एक और एंटोनियो का फ्रेंड लोरेंजो शाइलोक की बेटी जेसिका के प्यार में पड़ गया है, और शाइलोक के घर पर रहते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। शाइलोक के घर पर ये सब मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने घर से भागने की प्लानिंग की। जेसिका ने एक लड़के का रूप धारण कर लिया और शाइलोक की एक बड़ी रकम लेकर भाग गई। ठीक है, ये वजह थी जो एंटोनियो से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था, क्योंकि लोरेंजो तो उसी का दोस्त था एंटोनियो का। ठीक है, तो पहले तो उसकी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ में भाग गई और उसकी एक बड़ी रकम लेकर भी चली गई। इसकी खबर जब शाइलोक को पहुंची तो उसने जेसिका को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब जो हम कह रहे हैं ना कि आधी संपत्ति देनी पड़ेगी, इसलिए देने के लिए बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि उसने बेदखल किया हुआ है अपनी खुद की बेटी को। तो ये सीन भी आपको समझना जरूरी था कि क्यों आधी संपत्ति की बात की गई है बेटी को देने के लिए। ओके, अब प्ले के आखिर में हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं
आखिर में क्या हुआ, अब ये प्ले का लास्ट है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। बसैनियो की पोर्शिया से शादी हो जाती है, ग्रेशियानियो की शादी नेरिसा से हो जाती है, और जेसिका की जो लोरेंजो के साथ में जेसिका भाग गई थी उनकी शादी को भी बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उस समय शाइलोक जीव था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब चूंकि शाइलोक अपने केस को हार गया और वो क्रिश्चियन बन गया है, तो अब शाइलोक भी इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लेता है। शाइलोक की आधी संपत्ति उसकी बेटी जेसिका को दे दी जाती है और आधी संपत्ति स्टेट को दे दी जाती है। और शाइलोक अब चूंकि क्रिश्चियन बन गया है तो वो एक पिलग्रिम बनकर, है ना, एक धर्म यात्री जो लोग होते हैं धर्म यात्रा पर निकलते हैं, वो रूप धारण कर शाइलोक धर्म के लिए निकल जाता है, एक पिलग्रिम बनकर निकल जाता है, ठीक है। और एंटोनियो के खोए हुए जहाज भी वापस आ जाते हैं। एंटोनियो के पास एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि जो जहाज एंटोनियो के खो गए थे अब वो मिल गए हैं। तो इस तरह से इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। और इसी क्योंकि ये एक कॉमेडी है, कॉमेडी में आपने देखा है कि इनकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।